सुप्रभात। कक्षा 8 विज्ञान पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम। कल अपन ने चर्चा की थी पेट्रोलियम जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, अर्थात भूमि के अंदर जो जैविक भाग जो दब गए, अर्थात जो तल छटियों में जब दब गए समुद्रों में या डेल्टा वाले भागों में, तो वो जमीन के नीचे दबते गए और उसके माध्यम से किसका निर्माण हो गया, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हो गया। आज अपन जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है पेट्रोलियम का परिष्करण। तो इसके लिए जो विधि होती है उसका नाम होता है प्रभाजी आसवन विधि। तो पेट्रोलियम जो है वो एक प्रकार का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, जिसकी गंध अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं लगती आपको। गहरे रंग का यह तेलीय पदार्थ होता है और इस पेट्रोलियम में विभिन्न प्रकार के संघटक पाए जाते हैं। उन संघटकों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा यानी प्रभाजों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो उनमें सबसे पहले जैसे प्रभाज होता है बड़ा टैंक के रूप में, इस प्रकार की इसकी आकृति अमूमन देखने को मिलती है। ऊपर वाले जो भाग है वो अलग टाइप के होंगे, इसे अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, इसमें अलग अलग जो ऊंचाई के हिसाब से चैम्बर होंगे अलग अलग। तो कार्बन की श्रृंखला उसी हिसाब से क्या होगी, टूटेगी। यहाँ पे एक बड़ा चैम्बर होगा, यहाँ से एक अलग सिस्टम होगा। इस प्रकार से जो है पूरा भाग क्या होता है, यहाँ से निकलता है। तो इस भाग में क्या होता है, टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो तापमान है वो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा। पानी का तापमान बहुत ज्यादा होगा, तो कच्चा तेल यहाँ से भेजा जाएगा। दाब के साथ में जब ये आएगा तो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला क्या होगी, टूटेगी। यानी 100, 200, 300, 400, 500 श्रृंखला के कार्बन क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए अटैच होंगे। तो इनकी श्रृंखलाएं क्या होगी, टूटेगी। और श्रृंखलाएं टूटने पर जो छोटी श्रृंखलाएं होगी वो सबसे पहले टूटेगी और श्रृंखलाएं क्या होगी, ऊपर की ओर गमन करेगी। तो सबसे पहले जो छोटी श्रृंखला है वो ऊपर की ओर जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगी, सबसे पहले गैस से आएगी। तो गैस के रूप में यहाँ पे क्या आती है, एलपीजी गैस आएगी। कौन सी गैस आएगी, एलपीजी गैस आएगी। एलपीजी गैस का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जिसको अपन जानते हैं। अब उसके नीचे जो दूसरा भाग होगा वो होती है बेंजीन और इथर। बेंजीन और क्या होगी, साथ में इथर होगी। तो बेंजीन और इथर लिक्विड पदार्थ है, परंतु खुला रखने पर वो भी क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। इसका मतलब कहाँ पे, हल्के पदार्थ होंगे जिसमें कार्बन की संख्या 6 तक होगी। इसमें कार्बन की संख्या 3 से लेके 4 तक देखने को मिलेगी आपको, किसमें, एलपीजी में। तो इसका मतलब कार्बन की संख्या छोटी छोटी संख्या जा रही है। उसके बाद में जो निचला भाग होगा उसमें होगा गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। तो पेट्रोल होगा, यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा। उसके बाद में अगला भाग क्या होगा, वो होगा केरोसिन के रूप में, जिसको आप मिट्टी का तेल बोलते हो, ये हो गया केरोसिन। केरोसिन के बाद में अगला भाग क्या होगा, डीजल होगा। डीजल के बाद में क्या होगा, ऑयल, जो आप जो लुब्रिकेशन के लिए अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। डीजल का उपयोग मोटर वाहनों को चलाने में अपन करते हैं। केरोसिन का उपयोग जो होता है घरों में काम में आता है। गैसोलीन पेट्रोल का उपयोग होता है, वो भी गाड़ियों में मोटर वाहनों में अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। उसके बाद में उसके नीचे वाले भाग में जैसे फेरापिन्स या मोम का निर्माण होगा। सलेक तेल के बाद में क्या आएंगे, फेरापिन्स, मोम आ जाएंगे। उसके बाद में बिटुमिन्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब अलग अलग जो पदार्थ है वो इस प्रभाज में क्या होंगे, अलग अलग भागों में क्या किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है प्रभाजों में पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसके माध्यम से होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, परिष्करण के नाम से वहां पे जानते हैं। इस प्रकार से प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इनको अलग अलग किया जाता है। जैसे पेट्रोल की अपन बात करें, पेट्रोल का जो उपयोग होता है वो हमारे घरों में, जैसे एलपीजी गैस का जो है, एलपीजी गैस का उपयोग क्या होता है, हमारे घरों में होता है। और हमारे घरों में एलपीजी गैस क्या होती है, काम में आती है ईंधन के रूप में। अपन रसोई में सिलेंडर के रूप में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योग धंधों में भी ये गैस यूज में आती है। उसके बाद से पेट्रोल की अपन बात करें, पेट्रोल जो होता है मोटरसाइकिल या छोटी पेट्रोल की गाड़ी आती है उनको चलाने के लिए अपन काम में लेते हैं। विमानों के अंदर भी इसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में। और शुष्क धुलाई जो ड्राई क्लीन होती है, कपड़ों की धुलाई होती है, शुष्क धुलाई, इसको ड्राई क्लीन अपन बोलते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए भी ये क्या होता है, यूज में आता है। इसी प्रकार केरोसिन, जिसको आप मिट्टी का तेल बोलते हो, स्टोव में, लैंप में, लालटेन में, चिमनी में, जेट वायुयानों आदि में ईंधन के रूप में क्या होता है, काम में आता है। डीजल जो होता है भारी वाहन जो होते हैं, मोटर वाहन, उनके अंदर, और विद्युत जनित जो होते हैं घुमाने के लिए उनको, वो अपन क्या कहते हैं, डीजल को उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार सनेक तेल जो होता है लुब्रिकेशन के लिए यूज में आता है, ऑयल के रूप में गाड़ियों में अपन डालते हैं। इसी प्रकार पैराफिन, मोम जो होता है मरहम के लिए, मोमबत्तियां बनाने के लिए, वेस्लिन आदि बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको काम में लेते हैं। फिर बिटुमिन जो आता है वो पेंट के रूप में या सड़क निर्माण के लिए इसको अपन क्या कहते हैं, अमूमन काम में लेते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है
वो पदार्थ अपन अलग अलग प्राप्त करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेट्रो रासायन के नाम से जानते हैं। परीक्षा में जैसे परिभाषा आ गई पेट्रो रासायन से, आप क्या समझते हो? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पेट्रो रासायन के नाम से जाना जाएगा। इनका उपयोग अपमार्जक के रूप में आप करते हो, रेशों के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं, पॉलिथीन बनाने में इसको अपन काम में करते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक में क्या होता है, ये काम में आता है, उद्योगों जो निर्माण की इकाइयां होती है उनमें भी इसको अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाली जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग सामान्यतः यूरिया खाद बनाने में है, वो मूलतः किया जाता है। तो यूरिया बनाने में भी प्राकृतिक गैस में जो हाइड्रोजन पाई जाती है उसको अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो एक प्रकार से पेट्रोलियम की खपत हमारे उद्योग धंधों में मानव के लिए काफी अत्यधिक रूप से हो रही है। इसका मतलब एक व्यवसायिक तौर से अपन इसको अपन देखे, व्यवसायिक तौर से यदि अपन देखे तो पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब इन पेट्रोलियम को अपन काला सोना भी कह सकते हैं। छोटा प्रश्न आ गया, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोने का मतलब रंग काला नहीं है, रंग इसका सोने का सोना नहीं है वैसे, कोयला, ये कोयला पेट्रोलियम पदार्थ काला सोना है। तो पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना कहते हैं क्योंकि इसका व्यवसायिक रूप से काफी अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, काले सोने के नाम से भी जानते हैं। किसको? पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना भी अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस, यह भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज में आती है। इसका जो आपके परिवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपों के माध्यम से इसको सरलता से पहुंचाया जा सकता है। तो उच्च दाब पर इसको इकट्ठापन करते हैं, उच्च दाब पर सिलेंडरों में भरते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सीएनजी। यानी वहां पे क्या हो गया, सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको आप बोलते हो सीएनजी। तो सीएनजी का उपयोग जो होता है एक प्रकार से गाड़ियों में, वाहनों में खूब कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रदूषण बहुत कम करती है। इसका कारण क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत न्यूनतम होती है। भाई इसका मेन जो घटक होता है वो CH4 मीथेन होता है। इसका मतलब कार्बन की संख्या न्यून है, और कार्बन की संख्या न्यून होगी तो क्रिया होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी बहुत ही नगण्य होगा। इसका मतलब पर्यावरण के लिए क्या है, ये उतनी हानिकारक नहीं जितने दूसरे प्रकार के ईंधन है, इसका मतलब ये हानिकारक है। दूसरा, सीएनजी जो होती है हल्की होती है, सिलेंडर की लीकेज भी हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो ये क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब आग पकड़ने की संभावना क्या रहेगी, वहां पे कम रहेगी। इसी प्रकार भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, जैसे त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टा वाला बेसन भाग है उसमें भी देखने को मिलता है। तो जीवाश्म ईंधन जैसे है, जीवाश्म ईंधन है, वन है, खनिज आदि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। यानी जीवाश्म ईंधन है वो भी लंबे समय तक अपन काम में लेंगे, समाप्त होंगे। वनों की कटाई करेंगे, ये भी समाप्त हो जाएंगे। खनिजों को जमीन से निकालेंगे, ये भी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब इन पदार्थों को लंबा चलाने के लिए इनका संरक्षण करना जरूरी है, अर्थात इनका उपयोग जो मितव्ययतापूर्वक किया जाए, कम से कम इनको उपयोग में लेने का प्रयास किया जाए। तो जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर वायु प्रदूषण होता है, उस हिसाब से जीवाश्म ईंधन हमारे लिए थोड़े से क्या नुकसानदायक है। जैसे कोयला, पेट्रोल आदि की बात अपन ने की, परंतु एलपीजी, सीएनजी वो अच्छे जो है इसके उपयोग लेने योग्य भागों के रूप में है। तो जीवाश्म ईंधनों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कई बार ऐसा प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। तो जीवाश्म ईंधनों का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, जीवाश्म ईंधन को अपन जब जलाएंगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। इसका मतलब वायु प्रदूषण होगा तो हानिकारक गैसें निकलेगी, और हानिकारक गैस यहाँ पे कौन सी होगी, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में जाएगी तो वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे निकलेगी जो विषैली गैस के रूप में काम करती है, परंतु मेन कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारी मात्रा में जब निकलेगी तो इसका मतलब वैश्विक उष्णन इसके कारण से होगा, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें आ तो जाएगी परंतु वापस पृथ्वी से टकराकर वापस जाने पाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की परत क्या करेगी, इसको रोकने का काम करेगी। इसका मतलब निचले भागों का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और निचले भागों का तापमान बढ़ने से वैश्विक उष्णन की समस्या देखने को मिलेगी, जिससे ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हैं वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है। तो ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, समुद्रों का लेवल बढ़ेगा, और विश्व की काफी आबादी जो है समुद्रों में क्या होगी, समा जाएगी। अतः जीवाश्म ईंधनों का हमें कम उपयोग करना है, और इनके उपयोग को कम करने के उपाय हमें क्या उपाय करने होंगे, जिससे कि जीवाश्म ईंधन जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, कम से कम हो। तो जीवाश्म ईंधन जो है इसको अलग अलग, जैसे जो जीवाश्म ईंधन निकलते हैं जिनको अपन लंबे समय तक यदि यूज में लेंगे तो ये उपलब्ध भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब जीवाश्म ईंधन को अपन ज्यादा यूज में लेंगे, इसका मतलब इनकी संख्या कम पड़ जाएगी। मात्रा कम होने का मतलब ये एक प्रकार से क्या है, जैव जिनका वापस उत्पादन अपन नहीं कर सकते,
क्योंकि ये समाप्त होने वाले संसाधन है, तो इनको लंबे समय तक चलाने के लिए भी इनका उपयोग कम करना होगा। और दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए भी हमें क्या करना होगा, इनका उपयोग कम करना होगा। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, जिसका नाम है पीसीआरए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति द्वारा कुछ गाइडलाइनें दी जाती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार के अपन उपयोग लेवे जिससे कि इन पदार्थों की बचत की जा सके। अर्थात जब गाड़ी चला रहे हो तो डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, उसके लिए क्या गुर है, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हो गाड़ी समान गति से चलाए या मध्यम गति से गाड़ी को चलाए। गाड़ी को बहुत तेज नहीं चलाना है, तेज चलाने से तेल खर्च क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी प्रकार जैसे जहाँ पे यातायात की लाइटें होती है, कहीं पे टोल आता है या जैसे मान लो गाड़ी को रोक के किसी का अपन को इंतजार करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में हमें गाड़ी को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। या किसी से मान लो बातचीत कर रहे हो, गाड़ी स्टार्ट है आपकी बातचीत जारी है तो तेल फालतू में चल रहा है, ज्यादा बेटर है आप गाड़ी बंद कर दीजिए, साइड में खड़े होकर आराम से बात कर लीजिए, जिससे कि तेल की क्या होगी, बचत होगी। इसी प्रकार टायरों में हवा भी क्या हो, नियमित बराबर टायर की हो, यानी कि अपन बहुत कम हवा रखेंगे तो दबाव पड़ेगा, इसका मतलब गाड़ी लोड ज्यादा मांगेगी, इंजन से ज्यादा काम करवाएगी तो तेल क्या होगा, ज्यादा खर्च रहेगा। इसका मतलब टायरों पर दाब है वो सही व्यवस्था में रखना चाहिए। और गाड़ी का नियमित रख रखाव हो, गाड़ी में छोटी मोटी मिस्टेक हो उसको सुधरना चाहिए, जिससे कि नियमित रखाव होने से जो है वो तेल की बचत आपको देखने को मिलेगी। तो कोयले और पेट्रोलियम के जो संसाधन उनके सीमित भंडार है, अतः हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना होगा, इनका संरक्षण करने का हमें उपाय करना होगा, जिससे आने वाली जो हमारी अगली पीढ़ी है उनको भी ये स्रोत क्या होंगे, आसानी से मिलते रहे, जिससे कि उनको इन स्रोतों की जो है कमी महसूस नहीं हो और हमारा पर्यावरण भी दूषित न हो। इसके लिए हमें इन पदार्थों का विवेकपूर्ण तरीके से क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। तो ये पार्ट जो था आपका लगभग खत्म हो चुका है। इस पार्ट से एक प्रश्न मैं आपको भी ले रहा हूं, सीएनजी व एलपीजी। ये सीएनजी और एलपीजी जो गैस है उनका ईंधन के रूप में उपयोग करने से हमें क्या लाभ है, इन दोनों का उपयोग करने से हमें क्या फायदा है। कई बार दोनों के बीच में अंतर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम पूछ सकता है। सीएनजी का मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानेंगे। और अंतर में दोनों के नाम का अंतर हो जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या कम होती है, इसमें इसकी तुलना में कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। सीएनजी जो होती है हल्की होती है, दुर्घटना होने पर ऊपर उठ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, जिससे कि आग लगने की संभावना कम होगी। एलपीजी से भारी होती है तो इसमें इसकी व्यवस्था होती है। तो एलपीजी में अपन क्या करते हैं, मर्केप्टन नाम का एक रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जो क्या करता है, इसकी सुगंध में आती है, गंध के कारण से अपन की लीकेज की पहचान कई बार हो जाती है। अपन यहाँ पे करेंगे दोनों का उपयोग ईंधन के रूप में करने से हमें फायदा क्या होगा। तो दोनों ही कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन जो है या पेट्रोलियम के दोनों उत्पाद है, दोनों में कार्बन की संख्या कम होती है। तो जब इनको जलाएंगे तो ऑक्सीजन इनको कम चाहिए, इसका मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन कम लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम बढ़ेगी, इसका मतलब पर्यावरण को नुकसान क्या होगा, कम से कम होगा। तो एक प्रकार से पर्यावरण के हित में देखते हुए इन पदार्थों को ईंधन के रूप में विशेष तौर से अपन काम में ले, लकड़ी की बजाय या कोयला या अन्य जो है ईंधन के स्रोत उनकी वजह पे इनको अपन यूज में लेंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को का प्रदूषण कम होगा, अर्थात पर्यावरण को नुकसान यहाँ पे क्या होगा, कम पहुंचेगा। इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न है वो आपको कल जो टर्न होगा होमवर्क का उसमें आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपके लिए आज के लिए इतने ही पर्याप्त है। ओके।